ये सब पार्लियामेंट में नहीं बल्कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में शुरू हुआ। अपने जाने से ठीक पहले वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने एक स्पीच दी जिसमें उन्होंने ज्यूडिशरी के अनियंत्रित पावर पर सवाल उठाए। आर्टिकल 142 को न्यूक्लियर मिसाइल कहा। उन्होंने खुले तौर पर कॉलेजियम सिस्टम की आलोचना की, सुप्रीम कोर्ट के अधिकार को चुनौती दी, जो उनकी पोजीशन में किसी के लिए भी एक अनप्रेसिडेंटेड मूव था। ये स्पीच वायरल हो गई जिससे पूरे देश में बहस छिड़ गई, लेकिन असली झटके पावर के गलियारों में लगे। रूलिंग पार्टी के लीडर्स हैरान थे। उन्होंने उनके शब्दों को भरोसे का उल्लंघन माना। अचानक धनखड़ अब टीम प्लेयर नहीं रहे बल्कि एक ऐसे आदमी बन गए थे जो रॉग हो गया था। क्या यह सरकार को एक कैलकुलेटेड मैसेज था या गहरी फ्रस्ट्रेशन का संकेत? जवाब तुरंत मिल जाएगा। 21 जुलाई 2025 को जैसे ही पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन शुरू हुआ, खबर आई वाइस प्रेसिडेंट धनखड़ ने हेल्थ रीजंस का हवाला देते हुए रेजिग्नेशन दे दिया था। 74 साल की उम्र में हाल ही में हुई एंजियोप्लास्टी के साथ ये एक्सप्लेनेशन सही लग रहा था। जब तक आपने करीब से नहीं देखा, इतने क्रूशियल दिन पर अपने कार्यकाल के 2 साल बाकी रहते हुए रेजिग्नेशन क्यों दिया? इतिहास में केवल 2 और लोगों ने ही पहले इस्तीफा दिया था। सरकार ने घंटों के भीतर उनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लिया, जिससे एक जल्दबाजी में की गई पॉलिटिकल एग्जीक्यूशन की अफवाहें फैल गईं। धनखड़ का शेड्यूल बिजी था। उनके ट्रैवल प्लान्स अचानक कैंसिल कर दिए गए थे। ऑफिशियल स्टोरी तेजी से सामने आ गई। फुसफुसाहटें बढ़ने लगीं कि उनकी जेएनयू स्पीच ही असली वजह थी। सरकार की चुप्पी बहुत कुछ कह रही थी। कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, बस एक पोलाइट फेयरवेल। कई लोगों ने निष्कर्ष निकाला, यह एक वॉलंटरी एग्जिट नहीं था बल्कि एक फोर्स्ड वन था। धनखड़ के रेजिग्नेशन का दिन पार्लियामेंट के अंदर ड्रामा से भरा था। असली फ्लैश पॉइंट सिर्फ उनकी स्पीच नहीं थी बल्कि एक हाई कोर्ट जज को हटाने के लिए अपोजिशन मोशन को एक्सेप्ट करने का उनका फैसला था। सरकार की इच्छाओं के खिलाफ विरोध के इस एक्ट ने रूलिंग पार्टी को गुस्सा दिला दिया। बाद में एक अहम राज्यसभा मीटिंग में सीनियर मिनिस्टर्स नहीं आए। कोई नोटिस नहीं, बस खाली कुर्सियां। धनखड़, जो साफ तौर पर अपसेट थे, ने मीटिंग को अनिश्चित काल के लिए पोस्टपोन कर दिया। ये एक पब्लिक स्नब था जो यह सिग्नल दे रहा था कि उन्होंने सरकार का कॉन्फिडेंस खो दिया था। पैटर्न साफ था। जेएनयू स्पीच से लेकर इस फाइनल कन्फ्रंटेशन तक धनखड़ तेजी से आइसोलेट होते जा रहे थे। अपोजिशन लीडर्स ने उनके रेजिग्नेशन को अनप्रेसिडेंटेड बताया, जो एक गहरे पावर स्ट्रगल का संकेत दे रहा था। मैसेज उन्हें बाहर धकेला गया था, छोड़ने के लिए राजी नहीं किया गया था। धनखड़ का पतन चौंकाने वाला था क्योंकि वे कभी एक भरोसेमंद इनसाइडर थे, एक अनुभवी वकील और बीजेपी लॉयलिस्ट। उन्होंने पश्चिम बंगाल के गवर्नर के रूप में दिल्ली का भरोसा जीता था, ममता बनर्जी की सरकार का सीधे तौर पर मुकाबला करते हुए। वाइस प्रेसिडेंट के रूप में उनका उदय लॉयल्टी और लीगल एक्यूमेन के लिए एक रिवॉर्ड माना गया था। लेकिन दरारें पड़ गई थीं। उन्होंने खुले तौर पर प्रदर्शनकारी किसानों के साथ बातचीत का आग्रह किया था और एक इम्पीचमेंट अटेम्प्ट के दौरान उन्हें सपोर्ट नहीं मिला था। तेजी से आइसोलेट होते हुए उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस को असर्ट करने की कोशिश की, यह मानते हुए कि उनका ऑफिस उन्हें ऑटोनॉमी देता है। लेकिन सिस्टम ने कन्फॉर्मिटी की मांग की, इंडिपेंडेंस की नहीं। उनकी गलत कैलकुलेशन ने उन्हें टॉप पर उनके करियर की कीमत चुकाई। धनखड़ का रेजिग्नेशन सिर्फ एक पर्सनल स्टोरी से कहीं बढ़कर है। ये पावर में बैठे सभी लोगों के लिए एक चेतावनी है। मैसेज लाइन क्रॉस करो और तुम बाहर, चाहे तुम्हारी रैंक कुछ भी हो। शिकायतों को पब्लिकली एयर करके उन्होंने एक अनरिटेन रूल तोड़ा। सरकार की चुप्पी जानबूझकर थी, ताकत का प्रदर्शन, कमजोरी का नहीं। दिल्ली के गलियारों में वाक्यांश, जो भी इंस्टीट्यूशनल लाइन से बाहर जाएगा उसे हटा दिया जाएगा। यह एपिसोड दिखाता है कि सिस्टम कितनी बेरहमी से कन्फॉर्मिटी लागू करता है। क्या धनखड़ का एग्जिट सचमुच वॉलंटरी था या एक फोर्स्ड पर्स? सबूत बाद वाले की ओर इशारा करते हैं। जैसे जैसे असहमति के लिए जगह सिकुड़ती जा रही है, हमें पूछना चाहिए,
इसका हमारे लोकतंत्र के भविष्य के लिए क्या मतलब है?